जब भी हम मार्केट में काम करते हैं तो एक बात हमेशा फील होती रहती है कि ये मार्केट कुछ अलग है। ये वो वाला मार्केट नहीं जो साल भर पहले ऐसा था, 2 साल पहले वैसा था। है ना, हर जगह पे हम सुनते हैं कि मार्केट जो है अपनी चाल बदल रहा है, जिस तरीके से वो चलता है ये सब बदल रहा है। आपकी पुरानी थेरीज अब यहाँ पे नहीं चलेगी, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन एक थेरी है जो 100 साल से भी पुरानी है, एक्चुअली अराउंड 125 साल पुरानी है। उस थियरी के ऊपर आज भी अगर आप चलेंगे तो आपके मार्केट में पैसे बनने की प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पिछले 100 सालों से लिखे गए कई पॉपुलर किताबों में, सक्सेसफुल ट्रेडर्स की किताबों में आपको इसी थियरी का मेंशन मिलता रहेगा। वो थियरी कौन सी है? वो थियरी है डाउ थियरी ऑफ मार्केट फेजेस। तो आज हम उस बात को एक्सप्लोर करेंगे जो करीब 125 साल पुरानी है। 1930 की एक किताब में इसका मेंशन है, सीधा नहीं है बट उसी के अप्रोच को बताया गया है। 1970 की किताब में भी उसका मेंशन है। 2000 साल की किताब में भी उसका मेंशन है। 2010 साल के बाद की भी किताब में उसका मेंशन है। यानी हर 20-30 साल बाद जो किताबें लिखी गई हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स द्वारा, उसमें उसका मेंशन आपको मिलता है। और इसी डव थ्योरी को आज हम रिवील करेंगे, इन डेप्थ जानेंगे कि डव थ्योरी क्या है, ये क्यों चलती है, और इसका किस तरीके से हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हूं मिलिंद उपासनी, आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूं आपको एक आत्मनिर्भर इन्वेस्टर बनाने के लिए। तो चलिए ज्वाइन करिए मिलिंद की चाल मार्केट के साथ, अ सेशन स्पेसिफिकली फॉर अ मास्टर क्लास ऑन डव थ्योरी ऑफ मार्केट फेजेस। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि ये थ्योरी क्या है, इसके चलने के क्या रीजन है। तो राइट टू बिगिन विथ, मेक श्योर दैट यू आर अलाइंड विथ माय थॉट प्रोसेस। मैं सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर या ट्रेडर या एडवाइजर नहीं हूं। मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ आपकी जर्नी मार्केट में आसान करने के लिए। इस डिस्कशन के दौरान मैं कुछ भी अगर लाइव केसेस लाता हूँ तो उनको कृपया बाय और सेल टिप्स मत समझिए। मेक इन्वेस्टिगेशन, मेक योर ओन रिसर्च एंड टेक योर ओन डिसीजंस इन द मार्केट। आई एम नॉट हियर अगेन टू गिव यू रेडीमेड फिशेस। आई एम हियर to tell you, to mentor you to how to start picking up your own fishes in the market। तो डव थ्योरी क्या है, इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ती है? अगर हम पिछले सेशन से आए जहां पे हमने सीखा था कि सबसे पहले सीखा था कि प्राइस इज एवरीथिंग, भाव भगवान छे। फिर हमने देखा था कि ट्रेंड्स ट्रेंड्स कैसे मार्केट में चलते हैं, किस तरीके के ट्रेंड्स मार्केट में होते हैं। राइट, कमिंग फ्रॉम दिस थियरी हमको ये मालूम है कि मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है साइडवेज ट्रेंड, और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। तो सिर्फ 3 तरीके की ही ट्रेंड है मार्केट में, और जनरली हम बाय साइड के ट्रेंड्स करके अप ट्रेंड में पैसा बनाते हैं। राइट, दिखने को तो सिंपल लगता है कि सिर्फ 3 ट्रेंड्स है मार्केट में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये तीनों जो ट्रेंड्स है ना, ये एक अगर आप लोगो खेलते होंगे, राइट, अगर आप लोगो ब्लॉक्स खेलते होंगे या पजल्स खेलते होंगे, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि लेगो के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको रैंडमली आप कैसे भी लगा सकते हैं। वैसे ही ये तीनों ट्रेंड्स जो हैं वो रैंडमली चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रेडिक्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती है, और इसी के कारण मार्केट ऑलवेज साउंड्स एज रैंडम, एंड whenever we win, people say that it is very much like a casino। ये जो मार्केट की सेंस ऑफ रैंडमनेस आती है वो इसलिए आती है क्योंकि ये तीनों ट्रेंड जो है वो रैंडमली चार्ट्स पे आते हैं, और हमको समझ में नहीं आता है कि कब हमको रेडी रहना है, कब हमको पोजीशंस लेनी है। अगर आप देखेंगे किसी भी चार्ट्स को, जैसे मैं यहाँ पे 3 चार्ट्स लेके आया हूँ, यू कैन लुक एट मेरिकोस चार्ट, आपको दिखेगा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज। तो यहाँ क्या आया? अप डाउन अप साइडवेज। टाटा मोटर्स में आप देखेंगे तो क्या चल रहा है? डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, देन साइडवेज। राइट, तो हर जगह पे आपको दिखेगा जो मार्केट का बिहेवियर है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, और ओवरऑल इन अ बिगर डाउन ट्रेंड। तो हर स्टॉक, हर इंस्ट्रूमेंट अपना अपने तरीके से चलता है इन ट्रेंड्स को लेकर के। लेकिन इस रैंडमनेस के बीच में फिर हम पैसा बनाएं कैसे?
अगर ये आपको जानना है तो ये डिमिस्टिफाई करता है आपके लिए डव की थियोरी ऑफ मार्केट फेजेस। ये थियोरी किस एजम्पशंस पे बेस है, इसको भी समझेंगे, और क्यों फिर ये प्रेडिक्टेबली चलती है ये आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। इसका बहुत ही पैरेलल सा स्टडी है बाय, यू वुड बी नोइंग अबाउट रिचर्ड वाइकॉफ, राइट। इसका बहुत सा पैरेलल सा थियोरी आपको रिचर्ड वाइकॉफ की भी मिलेगी, which is a discussion around same kind of an impactful play in the market. Now जब भी आप डव थ्योरी पे काम करते हैं तो उसके दो एजम्पशंस है जो टिपिकली मैं समझता हूं जो कोर है जिसके कारण डव थ्योरी हमेशा मार्केट में चलती आ रही है, 100 साल से भी ज्यादा चल रही है। इसके दो रीजंस हैं। नंबर वन रीजन जो है, जो कि आज भी ट्रू है, उस समय में भी ट्रू था, कि रिटेलर या स्मॉल टाइम इन्वेस्टर ही कैनॉट मूव द प्राइसेस इन द मार्केट द वे ही वांट्स। वो ये नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आप अगर देखेंगे किसी भी स्टॉक को, अगर आप देखेंगे ये किसी कंपनी का स्टॉक है और इसके शेयर्स जो हैं इतने सारे लोगों में बटे हुए हैं, ठीक है, इतने सारे लोगों में बटे हुए हैं। तो रिटेलर जो क्या है, इसमें से छोटी सी क्वांटिटी 1% भी नहीं उठा पाता है, छोटी सी क्वांटिटी लेकर के बैठता है। तो ना तो इस छोटी क्वांटिटी के कारण वो सप्लाई पुश कर सकता है इन द इकोसिस्टम, ना डिमांड जनरेट कर सकता है इन द इकोसिस्टम। इसके कारण इसका खेल जो है वो रैंडमली फंसा रहता है, ही कैन नॉट रियली ड्राइव द प्राइसेस। उसके अपोजिट अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो हाई नेट इंडिविजुअल्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके अंदर आपको ये पावर दिखेंगी कि जो ओवरऑल क्वांटिटी में स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट में किसी भी कंपनी के, दे कॉर्नर अ वेरी बिग सेक्शन आउट ऑफ इट। दे रियली कॉर्नर अ बिग सेक्शन अबाउट आउट ऑफ इट। तो अब क्या हो गया, इन्होंने इतनी क्वांटिटी में इस स्टॉक को खरीद लिया, और टिपिकली ये खरीदते हैं व्हेन द मार्केट क्रैश इज देयर, जहां पे लोग होपफुल नहीं है, वो सस्ते में बेच रहे हैं, उस समय पे ये इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीद लेते हैं। और उस समय होता क्या है, हर तरफ निगेटिविटी होती है। और जैसे ही मार्केट्स पॉजिटिव होते हैं, इकोनॉमीज टर्न अराउंड होने लगती है, तो क्या हो जाता है, देयर इज पॉजिटिविटी इन द मार्केट। पॉजिटिविटी क्या लाती है स्टॉक्स के मामले में, पॉजिटिविटी ब्रिंग्स अप डिमांड। क्योंकि अगर आपकी कंट्री रिसेशन में चल रही थी, कुछ माल बिकने वाला नहीं था, तो ऑब्वियसली जैसे बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, या आपका केक मैन्युफैक्चरर है, पिज्ज़ा प्लेयर है, या आपके द कंपनीज अराउंड एयरलाइंस, ये सब की डिमांड जो है श्रिंक हो जाएगी। जैसे कोविड में हुआ था, बैंक्स के भी जो धंधा था वो धीरे धीरे करके स्लो हो रहा था, तो उसके कारण क्या हो रहा था, पैनिक आ जाता है, और उस बैड टाइम से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बड़ी क्वांटिटी को खींच के ब्लॉक कर देते हैं। अब जैसे ही इन्वायरमेंट इंप्रूव होती है, जैसे ही पता चलता है कि भाई कोविड का वैक्सीन आने वाला है, तब क्या हो जाता है, अब लोगों को लगता है कि हाँ अभी बैंकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर वो बैंकिंग स्टॉक्स को खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन जब वो खरीदने के लिए जाते हैं तब क्या होगा, यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है ये कम है, तो आपकी जो सप्लाई है ये कम चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा चंक जो है इस बड़े इन्वेस्टर ने ब्लॉक कर दिया है। अब जैसे डिमांड बहुत आ गई लेकिन सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होगी, प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इस तरीके से एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्राइस को ऊपर पुश कर सकता है। वैसे ही जब ये प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है, तब क्या हो जाता है, द वैल्यूएशन स्टार्ट्स लुकिंग स्ट्रेच्ड। इसी बड़े इन्वेस्टर को कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, तो वो चाहता क्या है कि मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करके किसी और स्टॉक में चला जाऊं, राइट। अब क्या हो गया है, लोगों ने खरीद खरीद करके इसमें डिमांड काफी ला करके प्राइस को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। और वहां से अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ से क्वांटिटी को कम कर दे रहा है। द मोमेंट ही रिड्यूसेस हिज क्वांटिटी, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सप्लाई है, यहाँ पे जो सप्लाई है वो बढ़ गई है, क्योंकि इसने बड़ी क्वांटिटी में माल छोड़ना चालू कर दिया, राइट। लेकिन जब मार्केट बहुत ऊपर आ जाता है, वहां से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कम से कम मार्केट में खरीदने नहीं आते हैं। जो कुछ खरीदारी करते हैं ना, वो करते हैं रिटेलर, और रिटेलर बड़ी क्वांटिटी में खरीद नहीं सकता है। तो अब क्या हो गया, आपकी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो अब आपकी प्राइस जो है वो क्रैश होना शुरू कर देती है। इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में प्राइसेस को ड्राइव करते हैं।
तो रिटेलर के पास फिर कैसे चांस बनेगा पैसे बनाने का? राइट, क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग मार्केट में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग ही छोड़ देते हैं। अगर प्राइसेस बढ़ा नहीं सकते हैं तो हम काम कैसे करें मार्केट में? तो उसका सॉल्यूशन ये है, द रिटेलर्स वी शुड और रादर विल राइड द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यानी वो लोग स्टडी करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं, किस स्टॉक्स में वो लोग प्राइस को जस्ट दौड़ाने वाले हैं। और हमने अगर उस पॉइंट पे स्टॉक को ले लिया तो वहां से हमारे पैसे बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमको क्या करना है, अगर हमको मार्केट में पैसा बनाना है तो हमको स्मार्टली ये देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे स्पॉट करे कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने बहुत क्वांटिटी में किसी स्टॉक को खरीद लिया है और अब वहां से वो प्राइसेस को दौड़ाने वाला है। देन ज्वाइन द पार्टी एंड राइड अलोंग विथ हिम टू मेक द मनी। Getting my point? So this is a very, very important assumption that you have to keep understanding whenever you look at theory of market phases, कि it is not the retailer who can drive the prices. If he wants to ride and make money in the market, he has to ride along with the institutional investor. तो अब स्पॉट कैसे करें हम स्पॉट कैसे करें कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काम चालू कर दिया है किसी स्टॉक में, अब वो समझते हैं, विच इज वेरी मच व्हाट वी लर्न फ्रॉम द थियरी ऑफ मार्केट फेजेस। राइट, सो लेट्स कम टू द पॉइंट हाउ इट रियली वर्क्स। तो कोई भी स्टॉक जो है इन द गुड टाइम्स इज रनिंग हाई, फिर उसमें बैड टाइम्स में करेक्शन आ जाती है, और वक्त खराब होने के बाद क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। सस्ता हो जाता है और वक्त भी बीत जाता है, एंड इन दैट ड्यूरेशन थिंग्स स्टार्ट्स इम्प्रूविंग, environment for the business starts improving, and the moment environment for the business starts improving, since the institutional investors, since the HNIs, they know more about the market, they are more informed, their psychology is much better than a retailer। वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक को खरीदना चालू करते हैं और वहां पे ऐसे बेसेस बनते हैं, और इस बेस को तोड़ करके जब भी स्टॉक आगे निकलता है वहां से फिर और एक बेस बनाते बनाते धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हैं, और हाई से बाद में क्या हो जाता है, एट सम पॉइंट दे विल स्टार्ट क्रैकिंग डाउन। ये पैटर्न, ये सेटअप आपको दिखेगा हर स्टॉक्स में नहीं, आपको ये दिखेगा उसी स्टॉक्स में जहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है। इनको छोड़ के भी चार्ट मार्केट में होते हैं जो रैंडम होते हैं और उनको हमने टच नहीं करना है, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटीज खराब है। अगर हमने थियरी ऑफ मार्केट फेजेस देख ली तो एक ही नज़र से समझ जाते हैं कि हाँ, दिस इज द गाय दैट वी शुड बी फोकसिंग अपॉन, और यहां से मेरे को फिर आगे की राइड मिल सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज वॉट आई विल शो यू इन द एग्जाम्पल ऑफ टाटा मोटर हियर। अगर आप टाटा मोटर के एग्जाम्पल को यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा टाटा मोटर में क्या हुआ है। अगर आप इसको एक साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं तो आपको दिखेगा कि टाटा मोटर में आ गया था बहुत बड़ा क्रैश। ओके, ये क्रैश चला था करीब करीब आप देखेंगे 6-7 महीना। उसके बाद क्या हो गया है, उसके बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ से लोगों ने इसको एक बेस बना करके खरीदना चालू कर दिया है, और अब क्या स्पॉट पे आ गए हम जहां से ये बेस शायद अब हमें ब्रेकआउट भी दे दे। ये क्लियर कट केस मुझे दिख रही है जहां पे करेक्शन आया, पॉजिटिविटी धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आने लग गई, वहां से उन्होंने एक्यूमुलेशन किया है, और अब यहां से हम ब्रेकआउट देने वाले हैं। ये सेटअप अभी आपको यहाँ पे मैच होता हुआ दिखेगा जो मैंने डिस्कस किया है। ओके, अब ब्रेकआउट किस जोन्स में आते हैं उससे समझते हैं। तो ये जो फेज है जहां से स्टॉक गिर रहा है इन अ स्टेडी मैनर, इसको कहा जाता है मार्क डाउन फेज। ओके, दिस इज व्हाट इज योर मार्क डाउन। ओके, फिर जब मार्केट में करेक्शन आता है, अब हमने क्या देखा है कि बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस स्टॉक को खरीदने के लिए राजी है, लेकिन ये बहुत बड़ी ऑर्डर एक झटके में मार्केट में नहीं डालते हैं। ऑब्वियसली ये लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर डाल दिया तो क्या होगा, सामने से सप्लाई उतना नहीं है तो एकदम से प्राइस में स्पाइक आ जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एक प्राइस लेवल डिसाइड करते हैं। सपोज यहाँ पे उसने डिसाइड कर दिया
कि मैं 900 रुपये पे खरीदने वाला हूं। और जब भी प्राइस 900 पे आती है तो वहां से वो बाउंस लेती है, क्योंकि 900 पे किसी ने तो भी खरीदा है। और जब भी किसी प्राइस लेवल से स्टॉक बाउंस लेता रहता है तो हम उस प्राइस लेवल को क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द सपोर्ट। तो मार्केट में सपोर्ट क्यों बनते हैं? मार्केट में सपोर्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि उस प्राइस पॉइंट पे आकर के लोगों ने स्टॉक को खरीद करना चालू कर दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? अब जैसे ही वो खरीदता है, एक लेवल पे आकर के स्टॉक प्राइस अटक रही है, ये बन जाता है आपका रेजिस्टेंस। तो यहां पे स्टॉक प्राइस क्यों अटक रही है? बराबर समझे आप, क्योंकि इस लेवल पे कोई तो भी सेलिंग कर रहा है। इसलिए इन लेवल्स को, रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? सप्लाई जोन, क्योंकि कोई वहां से तो भी सप्लाई कर रहा है क्वांटिटीज को। सिमिलरली जिस लेवल को हमने सपोर्ट कहा था, इसको हम ये भी कहते हैं डिमांड जोन, क्योंकि यहाँ पे कोई तो भी 900 रुपये पे इसको कंटिन्यूअसली स्टेडीली खरीद रहा है। ओके। अब यहाँ पे जो बेच रहा है ना, ही इज ऑल्सो अ बिग इन्वेस्टर। क्योंकि अगर ये छोटा इन्वेस्टर होता था ना, तो आपका क्या हो जाता, प्राइस ऐसे करेक्ट होते आई, अगर कोई इस बड़ी सेलिंग नहीं कर रहा है तो आगे सेलर ही नहीं मिल रहा है, तो प्राइस फटाफट ऊपर जाना चालू कर देगी। लेकिन क्योंकि प्राइस यहाँ पे अटकी है, मतलब यहाँ पे कोई तो भी बड़ी क्वांटिटी में सेल कर रहा है। ओके। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इट इज एक्चुअली बिकमिंग अ फाइट बिटवीन टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एक बाय साइड का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, एक सेल साइड का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। ये बंदे के बाद भी स्टॉक पड़ा हुआ है पिछली रैली का, वो निकलना चाहता था लेकिन निकल नहीं पाया, तो उसने फाइनली डिसाइड कर दिया कि मैं इस लेवल से सस्ते पे नहीं बेचूंगा, यानी 1000 रुपए से सस्ते में मैं नहीं बेचूंगा, 1000 रुपए पे ही बेचता रहूंगा। अब क्या हो रहा है, अगर आप ठीक से देखेंगे, एक यहाँ पे आ गया है सेलर, जो बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो पंप कर रहा है क्वांटिटी को नीचे की तरफ। यहाँ पे आ गया है आपका बायर, वो पंप कर रहा है क्वांटिटी को ऊपर की तरफ। यानी सेलर जो है बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ही इज डंपिंग द क्वांटिटी, नीचे दबा रहा है वो, और ये बंदा पंप इन कर रहा है नई क्वांटिटी को। ओके। तो यहां पे जब तक ये बड़ा बंदा सेल कर रहा है, यहां पे जब तक ये बड़ा बंदा बाय कर रहा है, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में स्टॉक आपको फंसा हुआ मिलेगा। लेकिन क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां से ब्रेकआउट आकर के ही हम ऊपर जाएंगे, या यहां से ब्रेकडाउन होने वाला है? तो किसके ऊपर डिपेंड डिपेंड करेगा कि यहां से ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ सेलर वर्सेस स्ट्रेंथ ऑफ बायर, यानी कितनी क्वांटिटी में ये बंदा बेच रहा है और कितनी क्वांटिटी ये बंदा खरीद सकता है। इन दोनों की ताकत के बीच की ये लड़ाई हो जाती है। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, सेलर के पास बहुत क्वांटिटी थी, लेकिन जैसे जैसे वो बेच रहा है, ये क्वांटिटी अब कम होते जा रही है, और बायर इस बड़ी क्वांटिटी को अपने पास भरते जा रहा है। राइट। बायर का पैसा खत्म हो रहा है, सेलर की क्वांटिटी खत्म हो रही है। अब जिस पॉइंट पे सेलर के पास क्वांटिटी है, सेलर कैन सेल मोर, बट दिस बायर डजंट हैव मनी टू बाय मोर। जहां पे सेलर के पास अभी भी बेचने को माल है, लेकिन बायर के पास उतनी ताकत नहीं, उतना पैसा नहीं है कि और कुछ खरीद सके, तो क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे जब स्टॉक आता है तो यहाँ पे बायर तो नहीं है, क्योंकि उसके पास तो पैसा नहीं है खरीदने के लिए, लेकिन सेलर को तभी निकलना है स्टॉक में से। तो वो क्या करता है, इस सपोर्ट के नीचे बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, और तब आपका जो ब्रेक डाउन है वो फेल हो जाता है, या जिसको हम कहते हैं ना साइडवेज जोन, या ब्रेकआउट सेटअप आपका फेल हो जाता है, जब ये जो बायर है उसके पास ताकत कम है और सेलर की ताकत ज्यादा है। दैट इज द टाइम यू विल फाइंड दैट द साइडवेज जोन ब्रेक डाउन, एंड बेसिकली हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि साइडवेज जोन में कभी भी एंट्री मत लीजिएगा। आपके स्टॉप लॉस तो लगेंगे ही, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा आप बता नहीं सकते। आपको साइडवेज जोन में पता ही नहीं चलेगा कि बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। अगर एंड में सेलर स्ट्रांग निकला तो आपके तो पैसे डूब जाएंगे।
गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द डायनामिक ऑफ अ ब्रेकआउट. इट इज अ बिग फाइट गोइंग ऑन बिटवीन द बिग बुल एंड अ बिग बियर. जब तक बियर हावी नहीं हो सकता है तब तक आपके ऊपर जाने के चांसेस हैं. और अगर बियर हावी हो रहा है तो एक्चुअली आप नीचे की तरफ टूटने वाले हैं. लेकिन ये सब कब पता चलेगा? जब दोनों में से किसी के पास की स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी. या तो सेलर के पास बेचने को कुछ नहीं बचेगा, या बायर के पास खरीदने को कुछ नहीं बचेगा. तब आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या हम ब्रेकआउट लेंगे या ब्रेक डाउन लेंगे. अब ब्रेकआउट कब आएगा? ब्रेकआउट तब आएगा जब यहां पे ये जो सेलर है, ये वीक सेलर है, यानी बायर के पास खरीदने की ताकत ज्यादा आ गई. तो अगर आप बायर के पास खरीदने की ताकत ज्यादा है, सेलर के पास थोड़ी सी ही क्वांटिटी सेल करने को है. अब क्या होगा? मैंने यहाँ पे 1,000 रुपए पे सब कुछ खरीद लिया, अब बेचने वाला कोई बचा ही नहीं यहाँ पे. यहाँ पे बेचने वाला बचा नहीं और मेरे को और क्वांटिटी में खरीदना है. और मेरे पास काफी क्वांटिटी पहले ही झोली में आ गई है, यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्टॉक में कर भी दी है. और अब उसको पता चल गया है कि यहाँ पे कोई सेलर नहीं है. तो बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या चाहेगा कि इस प्राइस को ऊपर पुश करो. सो ही विल स्टार्ट बाइंग अबव दीज लेवल्स. और जब भी ये इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर बाय करता है तो प्राइस फास्ट ऊपर जाती है, मोमेंटम में ऊपर जाती है. क्यों? क्योंकि आप सोचिए, अगर एक बड़ा सेलर यहां से चला गया तो ऊपर कौन बचता है? ऊपर छोटे छोटे क्वांटिटी के सेलर बचते हैं, who cannot fulfill this demand coming from this big buyer. और इसीलिए सब सेलर्स को काटते काटते प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है. गेटिंग माय पॉइंट? और इस दिन क्या होता है? जब यहाँ पे साइडवेज जोन में से स्टॉक ब्रेकआउट लेता है, तो हमारे जैसे जो रिटेलर है जो कि इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई इस साइडवेज जोन में ब्रेकआउट आ जाए, वो भी एक्साइटमेंट में उसी दिन जाकर के स्टॉक को खरीद लेते हैं. और उसके कारण आपको इन बड़े बाइंग वाले दिनों में दिखेगा बहुत बड़ा वॉल्यूम. अब आप समझे ब्रेकआउट्स एक रेजिस्टेंस के अराउंड क्यों होते हैं, क्यों ब्रेकआउट पे इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है. क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी दिस न्यू गाय, द ओल्ड गाय वांट्स टू बाय, वो नहीं चाहता कि अब ज़्यादा देर रुकूं, वो प्राइस को भड़काना चाहता है. तो बड़ी क्वांटिटी में वो भी खरीदता है. और जो लोग ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं वो भी एक्साइटमेंट में ज्वाइन कर देते हैं. दैट इज वेयर यू सी दीज ब्रेकआउट्स लीडिंग अप टू अ क्विक प्राइस मूवमेंट. गेटिंग इट? अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हमने देखा कि भाई ये ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया है. एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए है, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कंसोलिडेशन. क्योंकि जितना ड्यूरेशन रहेगा इस कंसोलिडेशन का, जिसको कहा जाता है एक्यूमुलेशन फेज, इस फेज को कहा जाता है एक्यूमुलेशन फेज. जितना ड्यूरेशन एक्यूमुलेशन फेज का बड़ा रहेगा, उतना आप समझिए उतना बड़ा बायर क्वांटिटी में खरीद करके स्टॉक में आ रहा है, और उतना बड़ा ही सेलर सामने से वाइप आउट भी हो रहा है. तो जब बहुत बड़ा बायर बड़ी क्वांटिटी में बाय करता है तो उसको टाइम लगता है, कंसोलिडेशन लंबा खिंच जाता है. और वहां से जब प्राइस पुश होती है ना, वो फास्ट जाती है. क्योंकि अब इसके पास आ गया है बहुत बड़ा चंक का कंट्रोल. क्योंकि 9 महीने से वो खरीद रहा था तो इसके पास तो बहुत क्वांटिटी आ गई. बची क्वांटिटी मार्केट में स्मॉल है तो डिमांड फास्ट आ जाती है. इसीलिए कहा जाता है द लॉन्गर द ब्रेकआउट, फास्टर द स्टॉक कैन रन अप. गेटिंग द पॉइंट्स? तो ये डायनामिक्स आपको यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के समझ में आते हैं कि क्यों ब्रेकआउट हो रहा है. ब्रेकआउट इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा बायर बाय कर रहा है, बहुत बड़ा सेलर सेल कर रहा है. लेकिन बायर अगर उसके ऊपर हावी हो गया तो आपको ब्रेकआउट मिलेगा और स्टॉक में फास्ट रनअप मिलेगा. गेटिंग इट? अब जब ये फास्ट रनअप हमको यहाँ से मिलता है, उसके बाद की जर्नी कैसी होती है वो भी समझ लेते हैं. जब ये फास्ट रनअप हमको यहाँ से मिलता है तो आगे की जर्नी आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप में चलती हैं. क्यों स्टेप बाय स्टेप में चलती हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो दिस इज द ब्रेक डाउन फेज. यहाँ पे आ गया आपका एक्यूमुलेशन, यहाँ से ब्रेकआउट करके आप ऊपर की तरफ चल देते हो. दिस इज कॉल्ड एज द मार्कअप फेज बाय द वे. अब जैसे ही आप ऊपर की तरफ चालू कर देते हो दौड़ना, तो हमेशा याद रखिएगा कुछ छोटे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर हैं जो उन्होंने इस साइडवेज जोन में भी खरीद के रखा है.
अब छोटा ट्रेडर जो है वो छोटे प्रॉफिट से खुश हो जाता है। तो ऑन द वे एट सम लेवल दीज स्मॉलर बायर्स हु गॉट इन नाउ, दे विल स्टार्ट सेलिंग, एज वेल एज यहाँ पे जो सेलर्स ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं, बड़े वाले को तो आपने निगल लिया, लेकिन ऊपर भी सेलर होंगे, ये भी अगर चाइम इन करे तो यहाँ पे माइनर रेजिस्टेंस बनता है, जिसके कारण ऑन द वे रैली ऑल्सो स्टॉक विल कंसोलिडेट। बट अगर यहाँ पे जिस बंदे ने बहुत पैसा लगाया है, ही स्टिल wants टू ड्राइव द प्राइसेस अप, ही विल ईट दिस सेलिंग एंड यू विल गेट अनदर ब्रेकआउट। समझ रहे हैं आप? तो इंटरमीडिएटरी जो हमारे कंसोलिडेशंस आते हैं वो इसलिए आते हैं जिन्होंने प्राइमरी ब्रेकआउट पे पैसा डाला है, आइदर दे आर एग्जिटिंग, और द पीपल फ्रॉम द अर्लियर रैली दे आर एग्जिटिंग। दैट इज व्हाट क्रिएट्स द टेम्पररी रेजिस्टेंसेस on the way up. But again, if this buyer is strong, these resistance will get wiped out and the stock will continue to run up further. इसलिए जो कहा जाता है मार्केट में कि आपके जो प्राइसेस हैं, दे रन इन अ स्टेप्स, they are running in a steps. You make profit, some people from the earlier rally will exit, so you remain fat. Then you again make profit, again some people would start exiting, you will get flat, and then so on so forth आपकी रैली मार्केट में चलती है। This phase is called as the accumulation phase, by the way. This field is called as the your markup phase. ये मार्कअप फेज है, ये मार्क डाउन फेज था। ओके। नाउ जब आप चल रहे हैं ऐसा स्टेप बाय स्टेप बना करके, जब आप गिरने के बाद संभल करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप बना करके चलते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इन स्टॉक्स में रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि प्राइसेस तो बहुत ऊपर आ गई, राइट? तो पी बाई जो आपको वो फैल जाता है। अब जब आप इन ऊंचाइयों पर आते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, सेंस ऑफ रिस्क इन द माइंड ऑफ द बिगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एक तो उसको यार रिस्क नजर आता है और मार्केट में कहीं और अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना, तो नाउ ही वांट्स टू फ्री हिज कैश एंड गेट ऑन टू द न्यू अपॉर्चुनिटी, सो व्हाट विल हैपन, he will start selling his quantity at a resistance say around 1800. Now at this height after you have run up so far, कौन खरीदने आता है मार्केट में जब ये बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल कर रहा है? इट इज द रिटेलर। क्योंकि रिटेलर हमेशा मार्केट में गारंटीज ढूंढता है, एश्योरेंसेस ढूंढता है, लेकिन मार्केट कभी भी किसी को एश्योरेंस नहीं देता है, वो अपनी दिशा में चलता रहता है। इसीलिए जब ये लोग कन्विंस हो जाते हैं कि अब मार्केट पॉजिटिव है, तब तक मार्केट पहले ही बहुत दौड़ चुका होता है, और उस एक्साइटमेंट में कि अब हम भी पैसा बनाएंगे, ये लोग महंगी लेवल पे स्टॉक को खरीदने की कोशिश करते हैं। बट क्या ये स्टॉक को पुश कर सकते हैं? अगेन नो, because this big guy who bought it here, he has started selling here. अब क्या होगा, आपका बनेगा एक साइडवेज जोन, और जनरली ये छोटा साइडवेज जोन होता है क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा बायर है ही नहीं ना सपोर्ट करने को। जनरली सेल ऑफ और टिप पे आप देखेंगे तो मार्केट जो है, इट इज हैविंग अ वेरी स्मॉल साइडवेज जोन, कुछ बड़ा साइडवेज जोन नहीं बनता, उसके पहले ही वो टूट जाता है। क्यों? Because big buyer here is selling and small retailers are trying to buy. They cannot withhold this quantity. Finally, the stock will start breaking down, which is called as the mark down phase. This is the mark down phase. ये जो ऊपर चढ़ रहे हैं हम, दिस इज द मार्क अप फेज। और ये जो साइडवेज जोन है जहां पे पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ हम ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं, वी कॉल इट एज द एक्यूमुलेशन जोन। वी कॉल इट एज द एक्यूमुलेशन जोन। सो दिस इज व्हाट वी विल हैव टू। और ये जो लेवल है जो ऊपर की तरफ बनती है, जहां पे मार्केट में रिस्क हाई है और बड़ा सेलर सेल कर रहा है, वहां पे आपको सेलिंग डेज पे बड़ा वॉल्यूम मिलेगा, यानी ब्रेक डाउन के टाइम। तो वी कॉल दिस एज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो जब भी आप देखोगे मार्केट में, समझोगे कि थ्योरी ऑफ मार्केट फेजेस कैसे काम करती है,
तो यू विल हैव टू रिमेंबर इट हैज गॉट फोर फेजेस. वन इज मार्क डाउन, second is accumulation, then markup, then another accumulation, markup, and then the fall starts from the distribution. So this is your mark down phase. This is accumulation phase. This is accumulation phase. This is distribution phase. And this is the mark down phase. तो अगर आपका साइडवेज जोन अपवर्ड्स ब्रेक करता है विद बिग पॉजिटिव वॉल्यूम ऑन द बाइंग डेज, यू आर done with the accumulation phase. But from a sideways zone, if the prices start crashing down with big volume on the negative day, we call it as the distribution phase. इसी चीज को जब आप मार्क मेनरवेनी की बुक में देखेंगे तो ही हैज कॉल्ड दीज फेजेस इन स्टेप्स. तो वो क्या कहता है? दिस इज द स्टेप वन कहते हैं वो. दिस इज द स्टेप वन जहां पे एक्यूमुलेशन होता है. ये जो मार्कअप फेज है उसको कहते हैं वो स्टेप टू. डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है स्टेप थ्री और ब्रेकडाउन को कहा जाता है स्टेप फोर. तो आपका मार्केट में पैसा कैसा बनेगा? इट विल वर्क व्हेन यू विल स्टार्ट एडिंग द क्वांटिटी ऑन अ ब्रेकआउट. ब्रेकआउट से लेकर के आप जर्नी चालू रखेंगे टिल द टाइम यू ब्रेक डाउन. दिस इज वेयर यू मेक मनी इन द मार्केट. तो मार्केट में आपका पैसा कैसे बनता है? मार्केट में आपका पैसा तब बनता है व्हेन यू विल टाइम योर एंट्रीज एंड एग्जिट इन सच अ मैनर दैट यू विल एंटर एट अ ब्रेकआउट and hold through the sideways zone intermediary till you break down. इन दो पॉइंट्स के बीच में आपका मार्केट में पैसा बनता है. लेकिन लोग गलतियां कहाँ करते हैं? वो समझते हैं कि वेयर डू द पीपल मेक मिस्टेक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्री. लोग जो बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं मार्केट में एंट्री करने की, सबसे पहले है कि वो टॉप पे एंटर करते हैं. This is the first big mistake they do while entering. Second mistake they do, they enter during the fall and they keep on adding, accumulating in the fall. ये बहुत डेंजरस है. दिस शुड नॉट बी डन. तीसरी गलती लोग करते हैं जब वो साइडवेज जोन में ही एंटर कर देते हैं और उनको लगता है प्राइस तो कुछ कर नहीं रही है, मैं निकल जाता हूं, और बाद में ब्रेकआउट आता है. Getting the point? So this is how basically you will observe that in your process, in your investing journey, in your trading journey, if you're not entering near the breakout or at the breakout, you are putting yourself to the risk. ये कौन बताता है? थियोरी ऑफ मार्केट फेजेस, जो आज भी हो रहा है मार्केट में. और वहीं पे सेलिंग में लोग कहाँ गलतियां करते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड वेयर डू पीपल मेक मिस्टेक्स इन सेलिंग. तो सेलिंग में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं जब भी स्टॉक थोड़ा बहुत रन अप कर देता है, वो बीच वाली फेज में ही स्टॉक में से एग्जिट कर लेते हैं. अगर स्टॉक में आप चलती गाड़ी में मार्कअप फेज में ही एग्जिट कर रहे हैं तो दैट इज योर मिस्टेक. दैट इज वेयर हमको डेवलप करना पड़ता है साइकोलॉजी की. जब भी मार्केट रैली करे, इंटरमीडिएटरी करेक्शंस को संभालते हुए हम होल्ड करें स्टॉक को, ताकि क्लियर कट ब्रेकडाउन तक मार्केट में हम बने रहे. सो दिस इज हाउ थियोरी ऑफ मार्केट फेजेस हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई दैट you can make money in the market whenever you will enter at the breakouts that happen after the accumulation phase. And your ideal exit points will be whenever you will exit during the time of breakdowns. तो अगर आपने मेरे 5 स्टेप फ्रेमवर्क को देखा है, दैट इज वेयर वी लुक फॉर द गुड स्टॉक टू एंटर इट एट द राइट टाइम एंड एग्जिट एट द राइट टाइम. माई एंट्री एंड एग्जिट्स आर टिपिकली फोकस्ड ड्यूरिंग दीज पॉइंट्स, एट दीज पॉइंट्स. और यहीं पे मैं स्कैनर्स लगाता हूँ, यहीं पे मैं सेटअप्स को वीकली डेली लेवल पे लेके जाता हूँ. इवन ऑप्शंस में आता हूँ तो इसको मैं आवरली लेवल पे लेके जाता हूँ. और हर जगह पे इस थियरी ऑफ मार्केट फेजेस से हम बेनिफिट लेते हैं कि हम कहाँ पे स्टॉक में एंट्री लें. जैसे अगर मैं बॉटम फिशिंग करते हैं तो गिरने के बाद इस पॉइंट्स पे हम हमारे एंट्रीज अप्लाई करते हैं. अगर हम ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं तो हम इंटरमीडिएटरी लेवल्स पे एंट्रीज, पॉजेस पे, स्विंग्स पे हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं. और अगर हम ब्रेकआउट्स पे काम करते हैं तो ऑल टाइम हाई के नज़दीक
इन पॉइंट्स पे हम काम करते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे मेरी थियरीज, मेरी स्ट्रेटजीज बन रही हैं, वो सब है ना कहीं पे स्पॉट कर रही है कि थियरी ऑफ मार्केट फेजेस में आप कहाँ हैं, कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वहां से फिर मैं स्टॉक में एंट्री कर सकूं। जानना चाहते हैं स्पेसिफिक एंट्री एग्जिट लॉजिक एज वेल एज स्कैनर्स, यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन माई फुल फ्लेज प्रोग्राम्स। The description of the channel of the app is all given in the description of this video. I hope this video has brought to you the clarity that what are the dynamics involved in the breakout